Hello friends, welcome to iExambi. iExambi makes preparation 50% faster. So my name is Ravi और आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली जो हमारा एक पेपर है अभी जैसे ईपीएफओ एसएसए का पेपर है उसमें जीए वाला जो पोर्शन है उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे पेपर जो आने वाले जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कॉमन कैडर हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा पेपर ईएमआरएस में चल रहा है उसमें जीए वाले पोर्शन हो गए, तो उसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वैसे प्रोबेबल क्वेश्चन की एक मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मेरी सीरीज फर्स्ट है, सीरीज मीन्स पार्ट 1 है उस सीरीज का। सो स्टार्ट करते हैं सीधे अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि जो हमारे क्लासिकल डांस होते हैं तो कौन सा जो मिलाप हो रखा है वो गलत हो रखा है, यहाँ पर ये हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है तो भरतनाट्यम केरल से है क्या, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा का है, कथकली केरल का है। सो देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये ठीक है। उड़ीसा जो है तो नाम से ही आपको दिख रहा है, ठीक है। कथकली केरल का है, 100% ठीक है, ठीक है। 5 नंबर पर हम मणिपुर का डाल देते हैं। मणिपुर का क्या है भाई, मणिपुरी है ना। उसके बाद मणिपुरी है किसका, मणिपुर का, नाम से ही पता चल जा रहा है ना। उसके बाद क्या है, अगर हम सिर्फ बात करें सत्रिया, ये कहाँ का है तो सत्रिया है हमारा असम का, है ना। केरल के दो हैं, एक तो पहली बात केरल का भरतनाट्यम नहीं है, ये है तमिलनाडु का, याद रखना है ये, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है तमिलनाडु का। अभी केरल का कौन सा है तो एक तो कथकली है, दूसरा क्या है मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम, ये आपको ध्यान रखना है। तो केरल का कौन सा है, कथकली एंड मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाओ। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा एसडीजी है। देखो एसडीजी तो पेपर जो जीए के जितने भी पेपर है जिसमें जनरल अवेयरनेस लिखी है एसडीजी करके ही जाओ, एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कौन सा दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य असमानता को कम करने से जुड़ा है, ठीक है। तो एसडीजी 5, एसडीजी 6, 9, 10 इनको इंग्लिश में याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एसडीजी 1 की अगर बात करें, ठीक है, ये याद कर लो भाई, ये किससे है, सबसे पहले पैसे होने चाहिए यानी नो पोवर्टी, ठीक है। फिर एसडीजी 2 किससे है, एसडीजी 2 बात करते हैं किससे भाई, तो एसडीजी 2 है जब पैसे होंगे तो हमें क्या नहीं होगा भाई, नो हंगर, भूख हमारी हो जाएगी, पेट हमारा भर जाएगा। फिर हंगर नहीं होगा तो हम क्या होंगे, खाली पेट नहीं सोएगा इंसान तो वेल बींग होगी यानी गुड हेल्थ हो जाएगा ना। तो एसडीजी 3 आ जाएगा गुड हेल्थ पे, है ना। इसी तरह गुड हेल्थ है, पेट भरा है, पैसे बहुत हैं, तो एसडीजी 4 आ जाएगा, ठीक है। एसडीजी 4 ये किससे रिलेट करेगा, सब कुछ है हमारे पास तो एजुकेशन यानी क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ऐसे करके एक सीरीज है पूरी, याद कर लीजिए। क्वालिटी एजुकेशन के बाद जब पढ़ाई लिखाई हो जाती है तो उसके बाद इंसान का दिमाग खुल जाता है कि हमें क्या नहीं करना है, इनइक्वालिटीज नहीं रखनी है। पर यहाँ पर जो रेड्यूस इनइक्वालिटी लिखी है ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी 2 टाइप की है। एक तो बात की गई है जेंडर इनइक्वालिटी की, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी की, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और एक है टोटल इनइक्वालिटी की। तो बेसिकली एसडीजी 5 जो बात करता है वो जेंडर इनइक्वालिटी की बात करता है, जबकि जो हमारा एसडीजी 10 है, ठीक है, जो हमारा एसडीजी 10 है वो किससे बात करता है भाई, वो बात करता है हमारा रेड्यूस जो हमारी टोटल इनइक्वालिटी है उसको, ठीक है। यानी कि चाहे वो आय में असमानता हो या अदर किसी चीज में हो, वो आ जाएगा हमारा एसडीजी 10 में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। एसडीजी 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से, इस तरह से आपको पूरा याद रखना है। 108वीं जो हमारी भारतीय विज्ञान कांग्रेस है वो कहाँ पर हुई थी, तो 108वीं हमारी जो भारतीय कांग्रेस है वो हाल ही में आयोजित की गई थी। कहाँ पर की गई थी भाई, वो आयोजित की गई थी हमारी नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में हमारी जो है 108वीं भारतीय कांग्रेस विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड्स जम्बूरी ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो ऑप्शन यहाँ पर अलग अलग दे रखे गए हैं। इस समय वैसे चर्चा में राजस्थान बहुत है और इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आजकल जीए में बहुत पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर जो 1 डे के एग्जाम है जहां पर जीए के नाम पे सारे सब्जेक्ट उठा के डाल दिए और पूछा जा रहा है 20-25 नंबर का। तो ऐसे ही क्वेश्चन करंट के वहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
आगे बात करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि प्रथम मानव जीवाश्म, जो हमारा फर्स्ट ह्यूमन जो फॉसिल है वो कहाँ मिला था? तो याद रखना ये नर्मदा घाटी में मिला था, ठीक है। नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से। ये आपको ध्यान रखना है। अमरकंटक की जो हिल्स है, पहाड़ियां, वहां से निकलती है। ताप्ती कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा जो रेंजेस है वहां से निकलती है। यमुना, यमुनोत्री, गंगा, गंगोत्री, ठीक है। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन है एडिशनल, इस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन इतनी बार एसएससी हो चाहे एंटीक एग्जाम हो, इतनी बार पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बेसिकली यही वाली पेंटिंग पूछी है। इसके अलावा ये जो कुछ स्टेट्स है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने ये डाला है। मधुबनी पेंटिंग बेसिकली बिहार से रिलेट करती है, ऑप्शन तो इसका 4 हो जाएगा। पर आपको उड़ीसा का याद रखना, उड़ीसा में एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? पट्टचित्रा। उड़ीसा में एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसे हम क्या कहते हैं? पट्टचित्रा। तो उड़ीसा से याद रखना कि यहाँ पर एक पेंटिंग है पट्टचित्र, तो वो उड़ीसा से रिलेट करती है। झारखंड से रिलेट करती है सोहराय एंड खोबर। सोहराई एंड खोबर जो है वो किससे रिलेट करती है? झारखंड से। छत्तीसगढ़ से एक पिथोरा पेंटिंग है, पिथोरा, पिथोरा। पिथोरा पेंटिंग किससे रिलेट करती है? बेसिकली ये सारी पेंटिंग्स है भाई, है ना, पेंटिंग्स, तो वो किससे रिलेट करती है? छत्तीसगढ़ से। उड़ीसा की पट्टचित्र, झारखंड की सोराई एंड खोबर, छत्तीसगढ़ की पिथोरा पेंटिंग्स एंड बिहार की क्या होगी? मधुबनी पेंटिंग्स। भाई ये है कि इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ तो कुछ लोग फालतू में इसमें परेशान मत होने लगना। पट्टचित्र का ये सब तो ऐसे भी क्या है भाई, प्रॉपर नाउन है, तो वैसे ही इंग्लिश इसकी भी बन जाएगी, तो कोई इशू तो है नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इस पर बात करते हैं कि भारतीय जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों लिखा होता है, इसका मतलब क्या है? इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। एंशिएंट हिस्ट्री की जो मेरी क्लास है वो हर मंडे को सुबह 11 बजे लाइव हो रही है, आप वहाँ पर जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग में चल रहे होते हैं उसमें। एक तो पहली बात, उसमें एंशिएंट से लेकर लाइन से टॉपिक वाइज सब चल रहा है, तो हिस्ट्री को बहुत ही आराम से हम समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स के लिए वो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस किसी में भी हिस्ट्री पूछी जाती है उन सभी के लिए वो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। इवन आर तक लेवल तक, आप ग्रुप बी के लेवल तक के पेपर की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ तक की तैयारी मैं उसमें करवा रहा हूँ आपको। आप वहाँ पर जरूर ज्वाइन कीजिए। लाइव क्लास में बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। हम कोचिंग वगैरह क्यों ज्वाइन करते हैं? ताकि हम टीचर से सीधे बात कर सके। इसी वजह से वो वहाँ पर भी अगर डायरेक्ट क्लासेस हो रही हैं तो आप जरूर से उस चीज़ का आनंद उठाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया सबसे पहले जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य थे वो कहाँ से मिले थे? ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में भी कराया था। बहुत से लोगों को लगेगा कि मेहरगढ़ इसका आंसर है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दे रखा गया है। आर.एस. शर्मा की जो एनसीईआरटी है जो 1967 के टाइम पर पब्लिश हुई थी, भाई अभी मेहरगढ़ से हट चुका है और वो लहुरा देव है, ठीक है। यूपी का ये एक जगह है लहुरा देव, जहां पर से जो कृषि के ओल्डेस्ट जो है एविडेंस मिले हैं, ये याद रखना। कुल्डी हवा से क्या मिला था? चावल वगैरह मिला था, ये सब याद रखने वाली चीजें थी। लेकिन अभी लहुरा देव से सबसे एंशिएंट, सबसे ओल्डेस्ट क्या मिले? एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले, ठीक है। भारतीय जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, ठीक है, आपको याद रखना है भाई। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इंदौर, मध्य प्रदेश में, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है। अभी जैसे कि वर्ल्ड कप का बहुत टाइम चल रहा है ना, फीफा का अभी हुआ, उसके बाद वुमेन का वर्ल्ड कप, फिर अंडर 19, तो ये सब क्वेश्चन है। पूछा गया किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 जीता? अच्छा, अभी एक सेफ है ना, सेफ टूर्नामेंट हुआ। पहली बात तो किससे रिलेट करता है? तो फुटबॉल से रिलेट करता है। ये किसने जीता है भाई? अगर आप इंडिया के हो तो प्लीज ये चीजें तो पता ही होनी चाहिए। अगर कहीं पर हम अच्छा कर रहे हैं, खास तौर पर जब हम इंटरनेशनल लेवल पर इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में इतना पीछे हैं कि हमारे जो जो हमारी नेशनल टीम है वो टॉप 100 में तक नहीं आ रही है, और हम कोई एक टूर्नामेंट जीत रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो हमें पता होना चाहिए। ये आप जरा लिखिएगा कि जो सेफ टूर्नामेंट है उसमें जो विनर टीम है वो कौन है और किसको हराया है, ठीक है। रनर अप कौन थी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। अंडर 19 किसने जीता है भाई? मुबारक हो, इंडिया ने जीता है अभी। यहाँ पर एक बात बताइए कि जो वर्ल्ड कप का मेंस वर्ल्ड कप है ना, जो मेंस वर्ल्ड कप है 2023 का, ये कौन होस्ट कर रहा है? तो हमें पता होना चाहिए कि कौन होस्ट कर रहा है भाई।
इंडिया होस्ट कर रही है। इसके अलावा जो वुमेन का है वो कौन होस्ट कर रहा है, प्लीज इसको भी आप होस्ट कर रहा था, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिएगा। अभी उड़ीसा गवर्नमेंट है, उन्होंने एक स्कीम जारी की हुई है जिसको वो कहते हैं मो जंगल जामी योजना, ठीक है, स्कीम है, इनिशिएटिव है इनका। ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, देखो ये अब ये थोड़ा इस तरह का ना एनटीए में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि एकदम सिमिलर टाइप के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं वहां पर। अभी इसमें ना बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको लगेगा सभी तो ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाता है बच्चा अगर बहुत अच्छे से उसने नहीं पढ़ा है। बेसिकली ये जो स्कीम है, ठीक है, मो जंगल जामी इनिशिएटिव जो है, इनकी स्कीम जो है वो रिलेट करती है कि जो कम्युनिटी है, जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनके जो है फॉरेस्ट राइट्स को, यानी जंगल पर उनका क्या अधिकार है, तो घर वगैरह उनके क्या थे, रेजिडेंस वगैरह क्या है, ये उसको रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, एड्रेस करती है, ठीक है। तो ये स्कीम आपको याद रखनी है। उड़ीसा की बहुत सारी स्कीम्स को डायरेक्टली पेपर में पूछा जाने लगा है आजकल, इस वजह से ये चीज़ मैंने यहाँ करा दी, ठीक है। अभी सेंसस 2011, वैसे तो ये वाला कंडक्ट हो रहा है, अभी डेटा कब आएगा इसका कुछ नहीं पता है, लेकिन अभी तक पेपर में अगर पूछा जा सकता है तो वो 2011 का ही सेंसस पूछा जा सकता है। इसमें सेक्स रेशियो की बात की जा रही कि 2011 के सेंसस के टाइम पे हमारा सेक्स रेशियो क्या था, ठीक है। तो याद रखिए भैया कि उस समय हमारा सेक्स रेशियो था 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें कमेंट ये दीजिएगा कि सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो इंडिया के किस स्टेट का था उस दौरान, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, पेपर में जो स्टैटिक जीके होता है उसमें क्वेश्चन ये बहुत बनता है कि जो हमारे नेशनल, जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कहाँ पर स्टैब्लिश है, तो उस पर क्वेश्चन आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है हमारा, ठीक है, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेशन, वो नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये याद रखना है हमें कि ये हमारा कहाँ पर है भाई, भोपाल में है, ठीक है, भोपाल में। भोपाल में एक चीज़ और है बहुत ही इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष तक भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की कल्पना करता है, क्या लगता है इस तरह का, इसमें क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। इसमें वैसे तो आंसर 2047 है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वो वर्ष होगा जिस साल हम 100 वर्ष हो चुके होंगे हमें आज़ाद हुए, ठीक है। तो यहाँ तक ऊर्जा स्वतंत्रता की बात करता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। 2030 तक एक बात की गई है, एनडीसीज अगर आप जानते हो, जो एनडीसी होते हैं हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जो हैं हमारे, किस लिए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए, जो हमारे जो राष्ट्रीय हम लोगों ने जो कुछ एम्बिशंस चुने हैं, कुछ हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं कि हम इतना इतना चीज़ों को, कार्बन एमिशन वगैरह को कम करेंगे, तो उसकी सरकार ने एक डेडलाइन दी है। तो 2030 तक कहा है गवर्नमेंट ने कि हम 2.5 बिलियन, ठीक है, टन से, बिलियन टन से 3 बिलियन टन कार्बन को क्या करेंगे भाई, कार्बन एमिशन को हम कम करेंगे, ठीक है, कार्बन एमिशन को हम कम करेंगे। ये बात बोलिए, एक बहुत ही अच्छी बात है ये। इसके अलावा इंडिया ने जो नेट जीरो है, नेट जीरो एमिशन, ठीक है, नेट जीरो एमिशन, इसका मतलब क्या होता है, नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है, एमिशन मतलब जो हम, जो भी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जो भी उद्योग इंडस्ट्री वगैरह लगी है, तो वहाँ से जाहिर सी बात है कि कार्बन का एमिशन तो हो ही रहा है। इवन अगर हम इंडस्ट्री की बात ना भी करें तो हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें भी जो खेती बाड़ी होती है, चावल वगैरह जो हम धान वगैरह बोते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारा मीथेन क्या होता है, एमिट होता रहता है, ठीक है। तो जो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस का एक तरीके से काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब किस तरह से इन चीज़ों को कम करना है, ठीक है। तो एमिशन ये है। अब इनको बोला गया नेट जीरो, मतलब क्या हम ये एमिशन करेंगे ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बेसिकली नेट जीरो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जितना भी कार्बन को एमिट करेंगे अपनी इकोनॉमी में, हम उतना ही क्या कर लेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे किसी दूसरी फॉर्म में, ठीक है, कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो वो कब तक है, ये डेट सरकार ने क्या रखी है, 2070, बहुत दूर रखी है अभी तो, ठीक है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 50 साल दूर रख दी है, ठीक है। कॉर्डिलेराज, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया। कॉर्डिलेराज जो है ये क्या चीज़ होती है, ठीक है, ज्योग्राफिकल टर्म है, एनटी के एग्जाम्स में इस तरह के टर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कार्डिलेरा किसे कहते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए भाई। पहला लिखा है हिमनद क्षरण और जमाव को, ग्लेशियर इरोजन एंड डिपोजिशंस को, सबडक्शन ऑफ ओशिनिक प्लेट्स को, द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स को, या अपलिफ्ट ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी। इनमें से क्या है जो कॉर्डिलेरा है, उसके पीछे का मेन कि किस तरह से कॉर्डिलेरा फॉर्म होते हैं। कॉर्डिलेरा होते क्या है, अगर आप में
मतलब जिसने भी जो ज्योग्राफी की हमारी क्लास हुई थी, ठीक है, उनने अगर बेसिकली जो नॉर्थ अमेरिका क्लास हुई थी अगर वो पढ़ी है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत पैरेलल क्या है, माउंटेन्स रेंजेस है, ठीक है, इस तरह की। ये आकी हो गई ब्रुक्स, ये हो गई मैकेंजी, उसके बाद इधर, ठीक है, फिर ऐसे करके आपको बहुत सारी मिलेगी, और जिसको हम अगर कॉमनली नेम दे देते हैं तो रॉकी दे देते हैं। तो ये जो पैरेलल रेंजेस बन जाती है ना एक दूसरे के, तो ये पैरेलल रेंजेस ऑफ माउंटेन्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्डिलेरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनेगी, आपको अगर पता है कि जो पर्वत हैं, जो बहुत माउंटेन्स है हमारे, वो कैसे फॉर्म होते हैं, जब हमारी जो ओशनिक प्लेट होती है, यानी दो प्लेटें आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं और अपसरित होती हैं, ठीक है। तो जब महासागरीय प्लेट का सबडक्शन होता है तब जाकर कॉर्डिलेरा फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। हिमनद क्षरण से क्या बनती है, जो ग्लेशियल लेक्स होती हैं वो बनती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो महाविभास है उसके लेखक कौन है, एंशिएंट हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर से आप कह सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। चरक की चरक संहिता है ना, जानते होंगे सब। चरक की कौन सी बुक है भाई फेमस, चरक संहिता, पूछा जाता है ना भाई, चरक की कौन सी फेमस बुक है, चरक संहिता। अश्वघोष की क्या होगी यहाँ पर जो महाविभास है उसकी कौन हो जाएगी भाई, वसुमित्र हो जाएगी, ठीक है। कौन हो जाएगी, वसुमित्र। अश्वघोष की क्या हो जाएगी, अश्वघोष जो जो थे, आपको पता होगा, अगर आपने 4th नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें कौन थे, तो आपको याद आ जाएगा। फिर यहाँ से अश्वघोष जी बुद्ध से रिलेट करेंगे और बुद्ध चरित नामक एक ग्रंथ ये लिखेंगे, ठीक है। ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे जब एंशिएंट हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर में जो लिटरेचर का पोर्शन आएगा वहां पर हम देखेंगे कि किसने क्या लिखा है और वो जो लिटरेचर है वो किससे रिलेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। जो मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स होते थे, ये जो है ये बेसिकली क्या थे, ये किससे रिलेट करते, ठीक है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, जो मेगालिथिक जो हमारे ये मॉन्यूमेंट्स थे, ये किससे रिलेट करते हैं, तो ये मृतक जो होते थे, जो पूर्वज होते थे, जो मतलब मर जाते थे इंसान, ठीक है, उनको दफनाने की एक प्रथा थी, ठीक है, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो इसको जो बोला जाता था मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, 16 नंबर 17, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। बहुत सारे पेपर में ये सारे क्वेश्चन जैसे इंडेक्स रिपोर्ट्स वगैरह पूछी जाती है कि कौन जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन कौन करता है भाई, बहुत सारी ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पर तो इसका आंसर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो आपको पता है वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या रिपोर्ट होती है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है वो जारी करता है ना। उसके अलावा भी बहुत सारी रिपोर्ट, जैसे आईएमएफ की अगर बात करते हो, यहाँ पर आईएमएफ का नाम लिखा है, नहीं लिखा है। आईएमएफ की अगर आप बात करते हो तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गई, वो जारी करती है ना आईएमएफ। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये जारी करता है ना। इसके अलावा क्या जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जारी करता है। इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट ये सारी इंस्टीट्यूशन जारी करते हैं और वो हमें पता भी होनी चाहिए। पॉलिटी से आजकल इस तरह के क्वेश्चन ये एक तरीके से पूछा ही, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है जो फाइनेंस कमीशन है, वो जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है वो किस आर्टिकल में उसके बारे में बातें की गई है। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक से याद रख लो, ये लिखा है 243 आई के आगे अगर इनकम इस तरह बन जाएगा इनकम, और जो फाइनेंस कमीशन होता है वो भी क्या देखता है, इनकम, तो 243 आई, ठीक है। के किससे रिलेटेड है, अब इसका थोड़ा सा मैं किसी तरह जोड़ नहीं सकता हूँ, मैंने याद रखा था इसको भी, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। जो 243 के है, आर्टिकल 243 के, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर भाई। भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष कौन बनी है, पहली है ये, ठीक है, जिनको हम कभी अभी क्या बोलते थे, पयोली एक्सप्रेस। तो कौन है इसका आंसर, पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्र सरकार पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित करेगी, ठीक है। इंग्लिश में वेयर विल बी द यूनियन गवर्नमेंट सेट अप द फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एक्सीलेंस सेंटर्स। तो इसका आंसर ये याद रखने वाले भाई फैक्चुअल क्वेश्चन है, शिलोंग में इसका सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा। दृष्टि का अधिकार उद्देश्य के से अंधा पर नियंत्रण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है भाई हमारा गुजरात। गुजरात पहला है
स्टेट जो क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। कैलाश मंदिर, ठीक है, कैलाश मंदिर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल। तमिलनाडु में चोलाज ने बहुत बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं ना, बृहदेश्वर मंदिर हो गया, उसके बाद मदुरई, ठीक है, मीनाक्षी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो चंदेल शासकों की बात होती है, फिर यहाँ पर चंदेल रूलर्स ने क्या बनाया था भाई, खजुराहो का टेम्पल। केरल की बात करें तो इसका एक टेम्पल है जहाँ का विवाद आज भी अभी भी सुर्खियों में बना रहता है, सबरीमाला टेम्पल है ना। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र। किस नदी को इसके तलछट के रंग के कारण पीली नदी कहा जाता है भाई? ये चीन में बहने वाली नदी है, कौन सी? हुआंगबो नदी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कमेंट कीजिएगा कि जो मेकोंग रिवर है, ठीक है, ठीक है, जो मेकोंग रिवर है ये कितने देशों से होकर बहती है, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि मेकोंग रिवर कितने देशों से होकर बहती है, उसका कमेंट बॉक्स में देशों के नाम लिखिएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला? ये हालांकि अभी तो पढ़ना है हम लोग को आगे, जब वर्ल्ड मैप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कल वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास भी होगी, ठीक है, तो उसमें अभी हम देखते हैं कि ये जो वर्ड जो लिखा है यहाँ पर यूरोप को एशिया से अलग करता है, ये यूरल माउंटेन्स है, ठीक है, यूरल माउंटेन्स, ये याद रखना है भाई। एंडीज कहाँ पर है? एंडीज है साउथ अमेरिका में। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। ऐसे 25 कर हम क्वेश्चन करते जाएंगे। 1817 में एक पाइका रिबेलियन हुआ था, तो ये किसने किया था? ये उड़ीसा में बेसिकली हुआ था, बख्शी जगबंधु के लीडरशिप में हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों ने बहुत ही अन्यायपूर्ण वहाँ पर आर्थिक नीति लागू कर दी थी जो कृषि से रिलेटेड जमीन पर। तो उसके विद्रोह में ये जो आंदोलन था, पाइका विद्रोह हुआ था। पाइका बेसिकली वो होते थे, एक तरीके से फार्मर्स थे जो राजा की दी गई जमीन पर खेती बाड़ी करते थे और जरूरत पड़ने पर राजा के लिए एक सैनिक की भूमिका भी निभाते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। 1817 में हुआ था, 1825 के आसपास बख्शी जगबंधु जो थे उनको पकड़कर उनको मार दिया गया था। तो उसके बाद ये जो आंदोलन था, रिबेलियन था, ये सब खत्म हो गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे 25। सिर्फ अभी फ़िलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि एसएसए के लिए ये यूज़फुल है, जो हमारा सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का ईपीएफओ का जो पेपर होने वाला उसके लिए, और आने वाले आगे के एग्ज़ाम्स के लिए ऐसी जो वीडियोस है जिसमें क्वेश्चन की हम एमसीक्यू सीरीज़ करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा और शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है आपको, सो दैट हम इसको जो है हर हफ्ते कंटिन्यू कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसको इंक्लूड कर सके और अपना टाइम पीरियड भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा सके, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। सो थैंक यू।